गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपको पता है अपन हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन को बनाने की विधियां कर ली थी और भौतिक गुण कर लिए थे। अब हमें करना है रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं। एक ही बात है, सबसे पहले हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे और फिर हेलो एरीन की। देखिए, हेलो एल्केन जो है वो 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। एक होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी होती है एलिमिनेशन यानी विलोपन अभिक्रिया। यहाँ नाम निराकरण दिया है, ठीक है, वो विलोपन ही है। और तीसरी है धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाभिक स्नेही जो है या नाभिक रागी भी बोला जाता है, नाभिक रागी बोलो या नाभिक स्नेही एक ही शब्द है, कि ये इलेक्ट्रॉनी धनी स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉनी धनी का मतलब इलेक्ट्रॉन इनके पास ज़्यादा है, इसकी वजह से इनके ऊपर या तो क्या होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है या ऋणावेश होता है, ठीक है। इसलिए ये रिएक्टेंट के उस पार्ट पर अटैक करते हैं या उस भाग पर आक्रमण करते हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यून हो, यानी जिसके ऊपर क्या हो, धनावेश हो, इलेक्ट्रॉन न्यून हो। सिंपल लैंग्वेज में कहें हम तो नाभिक स्नेही कार्बन के ऊपर अटैक करता है। आप जानते हैं एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बॉन्ड, जो कार्बन हैलोजन बंध होता है उसमें हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस वजह से जैसे ही कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आता है, नाभिक स्नेही कार्बन पे क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, और वहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से होती है, ठीक है। आप देखेंगे ये एक जनरल रिएक्शन है नीचे, यहाँ आप देखिए कि सामान्य अभिक्रिया बताई हुई है। ये Nu- का मतलब नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। CX कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, आपको दिख रहा है, और इसमें आप जानते हैं, देखिए हैलोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश है, क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है, तो वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिससे उस पर आंशिक ऋणावेश आ गया, कार्बन पर आंशिक धनावेश। जैसे ही कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली न्यून हुआ तो नाभिक स्नेही उसके ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा और ये उत्पाद बना देगा और हैलोजन अलग हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, एक को हटा करके दूसरा उसकी जगह बैठ गया। अब ऐसा नाभिक स्नेही ने किया है, इसलिए ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। आपको नाम का मतलब समझ में आ गया होगा, नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन हुआ है, इसलिए इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन किया गया। अच्छा, इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि निकलने वाला जो है वो खुद भी एक नाभिक स्नेही ही है। X- निकला है, वो भी एक नाभिक स्नेही है। इसीलिए हमेशा आक्रमण करने वाला नाभिक स्नेही निकलने वाले नाभिक स्नेही से क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ये सामान्य अभिक्रिया है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। ये Nu- जो है, जिसको हम नाभिक स्नेही कह रहे हैं या नाभिक रागी कह रहे हैं, ये क्या कहलाता है, अभिकर्मक कहलाता है। और ये जो CX है, ये क्या कहलाता है, क्रियाकारक कहलाता है, ठीक है। और ये CNU जो बना है उत्पाद है, और X- सह उत्पाद है, ठीक है। एक इसमें ध्यान देने वाली बात है, आप देखिए ये कार्बन के 3 बॉन्ड इधर लेफ्ट साइड में है ना, और X इधर राइट साइड में है। लेकिन जब नाभिक स्नेही ने अटैक किया, आप देखिए पूरा पलट गया, है ना। अच्छा, अभी यहाँ नहीं बताया है, ओके, वो मैकेनिज्म में होगा, तो अभी देखते हैं अपन। खैर, देखिए अगर अभिकर्मक NaOH है तो उसमें नाभिक स्नेही कौन होगा, Na+ अलग हो जाएगा, OH- क्या होगा, नाभिक स्नेही होगा इसमें। वो अटैक करेगा, उत्पाद क्या बनेगा, अल्कोहल, ROH। H2O अगर है तो नाभिक स्नेही पूरा H2O ही होगा, और उत्पाद क्या बनेगा, ROH यानी अल्कोहल ही बनेगा। NaOR यानी सोडियम एल्कोक्साइड अगर अभिकर्मक है तो नाभिक स्नेही क्या होगा, OR या RO, और क्या बनेगा, ROR यानी ईथर बनेगा मुख्य उत्पाद। Na यानी सोडियम आयोडाइड अगर क्रियाकारक है तो देखिए I- क्या होगा, नाभिक स्नेही होगा, Ri उत्पाद बनेगा यानी एल्किल आयोडाइड। NH3 है अगर तो नाभिक स्नेही NH3 पूरा ही है, और उत्पाद क्या बनेगा, RnH2 यानी प्राथमिक अमीन। ऐसे ही देखिए द्वितीयक और तृतीयक अमीन बनेंगे, हाइड्रोजन को हटाते जाओ और क्या जोड़ते जाओ, R जोड़ते जाओ। यहाँ देखिए अगर KCN है, पोटेशियम साइनाइड, तो नाभिक स्नेही होगा इसमें CN, और उत्पाद बनेगा RCN यानी नाइट्राइल या साइनाइड। अगर यही क्रिया उत्प्रेरक अगर अपन देखें या अभिकर्मक जो है वो AgCN है, तो देखिए Ag और CN के बीच का बॉन्ड जो है वो कैसा होता है,
सहसंयोजक बंध होता है तो टूटता नहीं है। टूटता नहीं है तो AgCN खुद अपने आप में क्या है, एक नाभिक नहीं है, तो ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा और क्या बनेगा, RNC यानी आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बनेगा। KNO2 है तो देखिए ऑक्सीजन K अलग हो जाएगा और NO2, तो ऑक्सीजन के द्वारा ये आक्रमण करेगा और RONO बनेगा यानी एल्किल नाइट्राइट। अगर AgNO2 है तो फिर वो टूटेगा नहीं और वो नाइट्रोजन के थ्रू क्या करेगा, आक्रमण करेगा, तो RNO2 बनेगा और वो कहलाएगा नाइट्रो एल्केन। ठीक है, देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो हाइड्राइड H- जो है वो क्या है, नाभिक नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, उत्पाद एल्केन बनेगा। देखो हाइड्रोकार्बन है ना, इस तरीके से। एक इसमें जो है आप देखें यहाँ पर KCN AgCN KNO2 AgNO2, यहाँ एक उभयदंती नाभिक नहीं आ रहा है। उभयदंती नाभिक नहीं क्या होता है, उभयदंती नाभिक नहीं वो नाभिक नहीं होते हैं जिनमें अटैक करने वाले, या हम कहें जिसमें दोनों परमाणुओं के थ्रू जुड़ सकता है वो, जैसे CN है तो कार्बन के थ्रू भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन के द्वारा भी जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ता एक टाइम में एक से ही है। ये नहीं कि दोनों से जुड़ सकता है तो दो बॉन्ड बना ले, ऐसा नहीं होगा। या तो कार्बन से जुड़ जाएगा या नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, यानी कि उसमें जो हम कह रहे हैं कि सक्रिय जो है वो दोनों तरफ है, कार्बन की तरफ भी है, सक्रिय साइट जिसको हम कहते हैं वो दोनों तरफ है, कार्बन की तरफ भी है, नाइट्रोजन की तरफ भी है। ऐसे ही NO2 में भी ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ता सिर्फ एक ही थ्रू है, दोनों के थ्रू एक साथ नहीं जुड़ता है। ऐसे जो नाभिक नहीं हो उन्हें उभयदंती कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयदंती। ये देखो ये CN और NC कार्बन के द्वारा भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन के द्वारा भी जुड़ सकता है, उभयदंती कहलाते हैं ये। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब एल्केन की KCN से अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल साइनाइड बनता है मुख्य उत्पाद, और जब AgCN से कराई जाती है तो आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद बनता है। क्यों, समझिए इस चीज़ को। KCN मैंने आपको अभी कहा था कि आयनिक है, जब ये आयनिक है तो ये क्या होगा, जैसे ही इसको आप विलायक में डालोगे ये टूट जाएगा K+ और CN- में। अब इसका ये न्यूक्लियोफाइल है यानी नाभिक नहीं है CN-, ये अटैक किस पे कर रहा है, आक्रमण किस पे कर रहा है, नेचुरल सी बात है कार्बन पे ही कर रहा है, एल्किल हैलाइड पे। एल्किल हैलाइड में भी कार्बन पे, हैलोजन पे नहीं। कार्बन और कार्बन, अब CN में भी देखिए कार्बन है, तो कार्बन कार्बन बंध जो है वो कार्बन नाइट्रोजन बंध की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होता है, इस वजह से RCN मुख्य उत्पाद बनता है। लेकिन AgCN में आप देखें कि ये सहसंयोजक बंध है Ag और C का, तो ये टूटता नहीं है। जब टूटता नहीं है तो ये कार्बन के थ्रू अटैक नहीं करेगा, यानी कार्बन के द्वारा एल्किल समूह पे आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि ये नाइट्रोजन से एल्किल समूह पे आक्रमण करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। और पहले जुड़ेगा तो एल्किल समूह से कैसे जुड़ा, वो नाइट्रोजन से जुड़ा, फिर कार्बन है और फिर Ag है, और फिर Ag अलग हो जाता, तो क्या बनेगा, RNC। नेचुरल सी बात है, आइसोसाइनाइड। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे NO2 का। KNO2 क्या है, आयनिक है, तो K+ और NO2- में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बंध ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, यानी कि मजबूत है बंध। ठीक है, और कार्बन नाइट्रोजन बंध ऊर्जा ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है यानी कि लोन पेयर है उसके थ्रू ही जुड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है, देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ठीक है, इसलिए AgCN सहसंयोजक प्रकृति का है, नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने के लिए सक्षम होता है, इसलिए आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद बनेगा, और पहले वाले में साइनाइड मुख्य उत्पाद बनेगा। ठीक है, अब आती नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है, इसका क्रियाविधि। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दो क्रियाविधि हैं। क्रियाविधि बेसिकली क्या होता है कि किस तरीके से क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहे हैं, सिर्फ पाथ है, क्रियाकारक वही रहेंगे, उत्पाद वही रहेगा, सिर्फ रास्ता बदल जाएगा। तो इसको क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के दो रास्ते हैं, एक है SN2, एक है SN1, है ना। SN1 और SN2, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही। अब बात आती है 1 और 2 क्या है। जहाँ 2 है वो होता है बाइमॉलिक्यूलर यानी द्विअणुक, आप देखेंगे यहाँ द्विअणुक लिखा है, और जब ऊपर 1 लगा होगा तो वो कहलाता है यूनिमॉलिक्यूलर यानी एकाणुक। ये चीज़ क्या है, ये है अभिक्रिया की कोटि।
आपके बुक का चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, ये चीज़ें वहाँ आएंगी। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जब अभिक्रिया की दर दो क्रियाकारकों की सक्रिय सांद्रता पर निर्भर करती है तो वो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की कहलाती है, और अगर अभिक्रिया की दर किसी एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है तो वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ SN2 में क्या हो रहा है, अभिक्रिया की जो दर है वो दो क्रियाकारकों की सक्रिय सांद्रता पर निर्भर कर रही है। एक क्रियाकारक है ये रहा CH3Cl यानी एल्किल हैलाइड, और एक ये रहा OH-। ठीक है, ये दोनों क्रियाकारकों की सक्रिय सांद्रता पर निर्भर कर रही है क्या, अभिक्रिया की दर, इसीलिए ये द्विअणुक है। ये SN2 जो होता है ये क्या है, अध्रुवीय विलायकों में होती है। पहली चीज, इसमें मध्यवर्ती उत्पाद नहीं बनता है बल्कि क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी संक्रमण अवस्था बनती है। आप देखें ये एक संक्रमण अवस्था है, क्योंकि संक्रमण अवस्था कभी वास्तव में नहीं होती है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाई गई होती है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि देखिए CH3Cl और OH- यानी नाभिक स्नेह इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन हेलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन Cl लेगा, कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉनिकली न्यून होगा, और OH- उसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी यानी संक्रमण अवस्था, जिसमें क्या है, OH जुड़ रहा है और Cl निकल रहा है साइमल्टेनियसली, यानी कि जिसको हम कहते हैं समानांतर, है ना, ये दोनों चीज़ें समानांतर हो रही हैं। पर कभी भी कार्बन पेंटावेलेंट नहीं होता, कार्बन की संयोजकता कभी 5 नहीं होती। इसको देख के ये मत समझना कि संयोजकता 5 हो गई है, 5 कभी नहीं होगी, ये सिर्फ प्रदर्शित करने का एक तरीका है, ऐसा कुछ होता नहीं है। होता यह है कि Cl समानांतर रूप से बाहर निकलता है और उसी समय पर OH जुड़ जाता है, और इस पूरी अभिक्रिया में कार्बन का संकरण नहीं बदलता है कभी भी। sp3 संकरित था कार्बन, यहाँ भी वही है, और उत्पाद में भी वही रहेगा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात जो मैं ऊपर बता रहा था कि आप देखिए Cl इधर राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट साइड में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे ही उत्पाद बना देखो ये पूरा का पूरा पलट गया एकदम 180 डिग्री पर, 180 के एंगल पे पलट गया, और OH आ गया लेफ्ट साइड में और तीनों हाइड्रोजन आ गए राइट साइड में। ये जो पलटना होता है इसको कहते हैं हम प्रतिपन यानी इन्वर्जन, और ये प्रतिपन यानी इन्वर्जन देखा था किसने, वॉल्डन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले, इसीलिए इसे वॉल्डन इन्वर्जन या वॉल्डन प्रतिपन भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगी, अपने एक संक्रमण अवस्था बनी है। ठीक है ना, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि OH ने बैक साइड से अटैक किया है, पीछे से। अब बच्चे सोचेंगे कि साहब आगे से क्यों नहीं अटैक कर सकता OH। आपको पता है यहाँ पर देखिए कि निकलने वाला जो समूह है वो खुद एक नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और आंशिक ऋणावेश होता है। अब Cl के ऊपर ऋणावेश है, यानी कि ये इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और OH पे भी ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ऋणावेश और ऋणावेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण कभी भी नहीं होगा। इसलिए OH कभी भी मुख्य या हम कहें सामने से कभी भी आक्रमण नहीं कर सकता, किधर से करेगा, हमेशा पीछे से करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये देखिए उसी तरीके से बताया हुआ है। तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई वो सारी इस पैराग्राफ के अंदर अभी लिखी हुई हैं। देखिए विन्यास का प्रतिपन, मैंने कहा था ना, विन्यास का प्रतिपन हो जाता है, इसे वॉल्डन प्रतिपन भी कहते हैं। इसे आप पढ़ें, इसमें कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, CH3Cl है, उसके ऊपर OH- अटैक करेगा, क्लोरीन कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा, उसी टर्म पर कार्बन OH बॉन्ड बनता है, संक्रमण अवस्था आती है और ये उत्पाद बन जाता है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, यानी कि एक पद में संपन्न होने वाली रिएक्शन है, साधारण अभिक्रिया है। और इसीलिए साधारण अभिक्रिया में क्या होता है कि जितने भी क्रियाकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन सब के ऊपर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, और इसीलिए यहाँ अभिक्रिया में 2 क्रियाकारक भाग ले रहे हैं तो दोनों की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर कर रही, इसीलिए ये क्या है, बाइमॉलिक्यूलर है, यानी कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है ये। ठीक है, उसके बाद में SN2 के लिए अगर हम एल्किल हैलाइडों की प्राथमिकता का क्रम देखें कि कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 आसानी से देगा, तो आप देखें मैथिल हैलाइड जो है वो SN2 सबसे ज़्यादा आसानी से देगा। उसका कारण क्या है, देखो आगे की तरफ से तो अटैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुद हैलोजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, यानी वो उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल के पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो आगे से तो अटैक पॉसिबल ही नहीं। अटैक सिर्फ पीछे से हो सकता है, यानी आक्रमण नाभिक स्नेही का पीछे से होगा।
पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, और 3 हाइड्रोजनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन अभ्र बोलते हैं जिसे, वो बहुत कम होता है। तो नाभिक स्नेही को जगह मिल रही है, आराम से आक्रमण कर सकता है। अगर आपने एक एल्किल समूह लगा दिया तो उसका इलेक्ट्रॉन अभ्र यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी 2 हाइड्रोजन है तो नाभिक स्नेही आराम से आक्रमण कर पा रहा है। लेकिन अगर आपने 2 एल्किल समूह लगा दिए, जो कि आइसोप्रोपिल में होता है, यानी 2 डिग्री अपने एल्केन ले लिया, तो देखिए दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उतना ज़्यादा है कि नाभिक स्नेही को जगह नहीं मिल रही आक्रमण करने के लिए। ठीक है। और अगर आपने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ले लिया, 3 डिग्री यानी तृतीयक ब्यूटिल ले लिया, तब तो नाभिक स्नेही का आक्रमण हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज़्यादा है कि ये स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनों की एक परत बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है, जिसकी वजह से नाभिक स्नेही आक्रमण नहीं कर पाता। तो देखिए जब केवल मेथिल कैटायन होगा तो नाभिक स्नेही कितना आसानी से आक्रमण कर पा रहा है। देखिए 30 है, 1 डिग्री होती कितना कम हो गया, ओनली 1। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। 2 डिग्री होती है देखिए 0.02, और अगर 3 डिग्री है तो 0। यानी बेसिकली 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर हैं कार्बन, तो उस पर SN2 होती नहीं है। SN2 वास्तव में सिंपल मैथिल हैलाइड पे या 1 डिग्री हैलाइड पे, एल्किल हैलाइड पर ही होती है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पे SN2 अभिक्रिया होती ही नहीं है। ठीक है। अब वहाँ होती क्या है, वहाँ होती है SN1। वो कैसे होती है देखिए, क्योंकि अब पता चल गया ना कि इस बात से हमने देखा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दे ही नहीं पाएंगे, पर ऐसा थोड़ी वो देते नहीं है, देते हैं। तो वहाँ कौन सा पाथ होता है, SN1, यानी वहाँ पे कौन सा रास्ता पद चूज करते हैं, SN1 का रास्ता बदलते हैं। SN1 क्या होता है कि ये ध्रुवीय विलायकों में होती है। तो ध्रुवीय विलायकों में जब अभिक्रिया होती है तो पहले क्या होता है कि जो क्रियाकारक है वो टूट जाता है। ठीक है, टूटेगा और क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाता है, यानी कि मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है। ये देखिए इंटरमीडिएट, और फिर इस इंटरमीडिएट के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यानी कि ये अभिक्रिया एक पद में नहीं होती है, एक से अधिक पदों में होती है। और एक से अधिक पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जटिल अभिक्रिया का एक नियम है कि जटिल अभिक्रियाएं जो एक से ज़्यादा पदों में होती हैं, उनमें ये देखना पड़ता है सबसे धीमा पद कौन सा है। जो सबसे धीमा पद है वो दर निर्धारक पद होता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग। ठीक है, उस पद में जिस जिस क्रियाकारक की सक्रिय सांद्रता भाग ले रही है वो अभिक्रिया की कोटि होती है। अगर अपन देखें तो इसमें जो प्रथम पद है, जब तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड या तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड टूट करके तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बना रहा है, ये पद जो है, ये चरण जो है, ये क्या है, धीमा चरण है और दर निर्धारक पद है। दर निर्धारक होने की वजह से इसमें देखिए कितने क्रियाकारकों की सक्रिय सांद्रता भाग ले रही है, सिर्फ एक क्रियाकारक की, और वो कौन है, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। तो इसीलिए अभिक्रिया की दर सिर्फ और सिर्फ तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की सक्रिय सांद्रता पर निर्भर कर रही है, OH की सांद्रता पर निर्भर करती ही नहीं है। इसीलिए ये क्या कहलाती है, एकाणुक कहला रही है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन है। आप देखें यहाँ पे हमने सीधा 3 डिग्री ही लिया है, क्योंकि 3 डिग्री का रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होता है, क्रियाशील सबसे ज़्यादा ये है उसमें SN1 के लिए। ठीक है, एक इसमें यह कि पूरी रिएक्शन में SN2 में हमने देखा था कि कार्बन का संकरण नहीं बदलता है, लेकिन SN1 में कार्बन का संकरण बदल रहा है। यहाँ कार्बन sp3 संकरित है, यहाँ sp2 संकरित हो जाता है, और उत्पाद बदलते वक्त वापस उत्पाद बनते वक्त वापस sp2 संकरित हो जाता है। प्रथम चरण में क्या होता है, ध्रुवीय विलायक है इसलिए कार्बोकेटाइन बन जाता है और हैलोजन अलग हो जाता है। और दूसरे पद में धीमा पद है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि दर निर्धारक पद है, और दूसरे पद में जो नाभिक स्नेही है वो कार्बोकेटाइन के ऊपर आक्रमण करता है और उत्पाद बनाता है। ठीक है, 2 पदों में संपन्न होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। SN2 एक पद में हुई थी, साधारण अभिक्रिया थी, ये जटिल अभिक्रिया है। SN2 में क्या बना था, संक्रमण अवस्था बनी थी, इसमें क्या बनता है, मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके अंदर वो क्या थी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना। तो इसमें बहुत सारे जो है अंतर भी होते हैं, कई बार जो है केवल अंतर पूछ लेते हैं कि SN1 और SN2 में 4 या 5 अंतर लिखो, तो आपको ये भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए प्रतिस्थापन हो जाएगा। अगर इसकी क्रियाशीलता का क्रम देखें तो देखिए आप जानते हैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है,
और कार्बोकैटायन की क्रियाशीलता का क्रम या स्थायित्व का क्रम, सॉरी, कार्बोकैटायन की स्थायित्व का क्रम आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है। और हम जानते हैं कि तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक और फिर मैथिल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्थायी होगा उसके ऊपर नाभिक स्नेही का आक्रमण उतना ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा उत्पाद बनेगा। यानी कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल, नाभिक स्नेही के लिए उतना ज़्यादा क्रियाशील। तो अगर क्रियाशीलता का क्रम देखें तो जो कार्बोकैटायन की स्थायित्व का क्रम है वही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए उनका क्रियाशीलता का क्रम है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन, उसके बाद द्वितीयक, फिर प्राथमिक और फिर मैथिल कार्बोकैटायन। आप देखें SN1 के लिए देखिए, ये देखिए क्रियाशीलता क्रम बढ़ रहा है, यानी तृतीयक हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक फिर CH3X। लेकिन SN2 के लिए अगर आप देखेंगे तो CH3X सबसे ज़्यादा स्थायी, फिर सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। तो बिल्कुल उल्टा ऑर्डर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। और तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा स्थायी होता है क्योंकि बेंजिल कार्बोकैटायन और एलिलिक कार्बोकैटायन, क्योंकि बेंजिलिक कार्बोकैटायन और एलिलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, अनुनाद के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, और अनुनाद के द्वारा जो स्थायित्व मिलता है वो अधिकतम स्थायित्व होता है, ठीक है। तो एलिलिक कार्बोकैटायन या बेंजिलिक कार्बोकैटायन जो अगर है तो वो तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा स्थायी होंगे और उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो ज़्यादा बनेगा, ठीक। एल्किल हैलाइड की अगर क्रियाशीलता का क्रम देखें तो जितना आसानी से कार्बन हैलोजन बंध टूटता है उतना आसानी से उत्पाद बनता है, और कार्बन हैलोजन बंध सबसे आसानी से टूटता है RI, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF, ठीक है। तो ये है SN1 और SN2, और ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आप करें, समझ में आए तो, और नहीं आए तो मुझे बताएं, ठीक है। उसके बाद में है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के त्रिविम रासायनिक पहलू। देखिए त्रिविम रासायनिक पहलू में क्या आता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाती है। मैंने अभी आपको बताया था SN2 में वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन प्रतिपन्न। तो एक होता है रेशमीकरण, SN1 का उत्पाद रेशमिक उत्पाद होता है। तो रेशमिक क्या होता है, प्रकाशीय सक्रियता क्या होती है, किरैलता क्या होती है, ध्रुवण घूर्णनता क्या होती है, ये सारी जो शब्द हैं, है ना, एनेंशियोमर यानी प्रतिबिंब रूपी समावयवी, है ना, डायस्टीरियो आइसोमर यानी कि विवरिम रूपी समावयवी, ये समावयवता पूरा जो है आपके इसी चैप्टर के अंदर डाल दी गई है। और पहले ये एक अलग ही चैप्टर हुआ करता था, लेकिन बाद में अब इसी के अंदर डाल दी गई, तो वो पढ़ना है अपने को। समावयवता आप जानते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ी है, 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक और त्रिविम। त्रिविम जो है वो अपने आप में 2 प्रकार की होती है, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल, है ना। तो कन्फर्मेशनल तो आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, एल्केन के जो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के स्ट्रक्चर पढ़े थे, शोहार्स और न्यूमान प्रोजेक्शन वगैरह जो देखा था, ठीक है। और जो कॉन्फिगरेशनल होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रकाशीय समावयवता और एक होती है ज्यामितीय समावयवता। तो खैर हमको ज्यामितीय समावयवता नहीं पढ़नी है, यहाँ प्रकाशीय समावयवता से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। तो ये समावयवता जो है हम पूरा करेंगे अब कल, क्योंकि आज अगर अभी इसको करने लगेंगे तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के जो त्रिविम रासायनिक पहलू हैं वो हम पढ़ेंगे अब कल, ठीक है। थैंक यू।